ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 9। बूढ़ा भले आदमी और उसके आशावादी शिष्यों के बारे में और विवरण। अगले दिन सुबह देर से ओलिवर गहरी और लंबी नींद से जागा। कमरे में कोई और नहीं था सिवाय बूढ़े यहूदी के, जो नाश्ते के लिए सॉसपैन में कॉफी उबाल रहा था और धीरे धीरे सीटी बजा रहा था, जैसे ही वह लोहे के चम्मच से उसे गोल गोल घुमा रहा था। हर बार जब नीचे से थोड़ी सी भी आवाज आती तो वह सुनने के लिए रुक जाता, और जब उसे तसल्ली हो जाती तो वह फिर से सीटी बजाने और घुमाने लगता। हालांकि ओलिवर जाग चुका था, वह पूरी तरह से होश में नहीं था। यह वह उनींदा समय था जब सोने और जागने के बीच आप 5 मिनट में आधी खुली आंखों से और आसपास की हर चीज को आधा महसूस करते हुए, जितना आप 5 रातों में पूरी तरह सोते हुए सपने देख सकते हैं। ऐसे समय में एक इंसान अपनी मानसिक शक्तियों की एक हल्की झलक देखता है, जो तब धरती से उछलती है और समय और स्थान को नजरअंदाज करती है जब वह अपने शारीरिक साथी से मुक्त होती है। ओलिवर इसी स्थिति में था। उसने आधी बंद आंखों से यहूदी को देखा, उसकी धीमी सीटी सुनी और सॉसपैन की दीवारों से चम्मच के रगड़ने की आवाज को पहचाना। लेकिन फिर भी उसके वही इंद्रियां मानसिक रूप से एक ही समय में उन सभी लोगों से जुड़ी हुई थीं जिन्हें वह कभी जानता था। जब कॉफी बन गई तो यहूदी ने सॉसपैन को चूल्हे पर रखा। फिर कुछ मिनटों तक अनिश्चित मुद्रा में खड़ा रहा, जैसे उसे पता नहीं था कि अब क्या करना है। फिर उसने मुड़कर ओलिवर की ओर देखा और उसे उसके नाम से पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सोता हुआ प्रतीत हुआ। इस बात से तसल्ली होने के बाद यहूदी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे बंद कर दिया। फिर उसने, जैसा कि ओलिवर को लगा, फर्श के किसी गुप्त दरवाजे से एक छोटा सा बक्सा निकाला, जिसे उसने सावधानी से मेज पर रखा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने ढक्कन उठाया और अंदर देखा। एक पुरानी कुर्सी को मेज की ओर खींचते हुए वह बैठ गया और उसमें से एक शानदार सोने की घड़ी निकाली जो रत्नों से जगमगा रही थी। आहा, यहूदी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा और हर हाव भाव को एक भद्दी मुस्कान से विकृत करते हुए बोला, चालाक कुत्ते, आखिरी वक्त तक वफादार। उन्होंने कभी बूढ़े पादरी को नहीं बताया कि वे कहाँ थे। उन्होंने कभी बूढ़े फेगिन से धोखा नहीं किया। और क्यों करते? इससे न तो फांसी का फंदा ढीला पड़ता और न ही 1 मिनट की भी राहत मिलती। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया लड़के, बढ़िया लड़के। इन शब्दों और इसी प्रकार के अन्य विचारों को बुदबुदाते हुए यहूदी ने घड़ी को फिर से सुरक्षित जगह पर रख दिया। कम से कम आधा दर्जन और घड़ियां उसने उसी बक्से से निकाली और उन्हें समान प्रसन्नता से देखा। इसके अलावा अंगूठियां, ब्रोच, कंगन और अन्य आभूषणों के टुकड़े, जो इतने शानदार सामग्री और महंगे काम के थे कि ओलिवर को उनके नाम का भी कोई अंदाजा नहीं था। इन आभूषणों को वापस रखने के बाद यहूदी ने एक और टुकड़ा निकाला जो इतना छोटा था कि वह उसकी हथेली में समा गया। उस पर कुछ बहुत सूक्ष्म लेखन प्रतीत हो रहा था, क्योंकि यहूदी ने उसे मेज पर सपाट रखा और अपने हाथ से छाया करते हुए उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। अंततः उसने उसे नीचे रख दिया, जैसे कि असफलता से निराश होकर, और अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बड़बड़ाया, फांसी की सजा क्या शानदार चीज है। मरे हुए लोग कभी पश्चाताप नहीं करते, मरे हुए लोग कभी गड़बड़ कहानियां नहीं उजागर करते। यह व्यापार के लिए बड़ी अच्छी बात है। 5 लोग एक कतार में लटके और कोई नहीं बचा जो धोखा दे या कायर निकले। जब यहूदी ये शब्द बोल रहा था, उसकी चमकती काली आंखें, जो अब तक खाली घूर रही थीं, ओलिवर के चेहरे पर टिक गईं। लड़के की आंखें जिज्ञासा से उसकी ओर टिकी हुई थीं, और यद्यपि यह पहचान केवल एक क्षण के लिए थी, इतने छोटे समय के लिए जितना संभव हो सकता है,
यह इतना था कि बूढ़े आदमी को पता चल गया कि उसे देखा जा चुका है। यहूदी ने जोर से बॉक्स का ढक्कन बंद किया और मेज पर रखे ब्रेड के चाकू को पकड़ते हुए गुस्से में उठ खड़ा हुआ। वह बहुत कांप रहा था, क्योंकि अपने डर में भी ओलिवर देख सकता था कि चाकू हवा में कांप रहा था। यह क्या है? यहूदी ने कहा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम जाग क्यों रहे हो? तुमने क्या देखा? बोलो लड़के, जल्दी जल्दी, अपनी जान बचाने के लिए। मैं अब और सो नहीं सका, साहब, ओलिवर ने नम्रता से जवाब दिया। मुझे बहुत अफसोस है अगर मैंने आपको परेशान किया है, साहब। तुम 1 घंटे पहले जागे हुए नहीं थे, यहूदी ने लड़के पर घूरते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ओलिवर ने जवाब दिया। क्या तुम पक्के तौर पर कह रहे हो? यहूदी ने और भी गुस्से में आते हुए और डराने वाले लहजे में कहा। सच में मैं नहीं जागा था, साहब, ओलिवर ने सच्चे दिल से कहा। मैं सच में नहीं था, साहब। अरे बाप रे मेरे प्यारे, यहूदी ने अचानक अपनी पुरानी मुद्रा में लौटते हुए कहा और चाकू से थोड़ी खेलते हुए उसे नीचे रख दिया, जैसे यह जताने के लिए कि उसने चाकू केवल मजाक में उठाया था। बिल्कुल, मुझे पता है मेरे प्यारे। मैंने तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश की थी। तुम बहुत बहादुर लड़के हो। हाँ हाँ, तुम बहादुर लड़के हो, ओलिवर, यहूदी ने अपनी दोनों हथेलियां रगड़ी और हंस पड़ा, लेकिन फिर भी उसने बॉक्स की ओर चिंतित नजर डाली। क्या तुमने इन सुंदर चीजों को देखा था, मेरे प्यारे? यहूदी ने थोड़े विराम के बाद बॉक्स पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ साहब, ओलिवर ने जवाब दिया। आह, यहूदी ने कहा, थोड़ा पीला पड़ते हुए। ये मेरी चीजें हैं, ओलिवर, मेरी छोटी संपत्ति। यही सब है मेरे जीने का सहारा बुढ़ापे में। लोग मुझे कंजूस कहते हैं, मेरे प्यारे। बस एक कंजूस और कुछ नहीं। ओलिवर ने सोचा कि बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत कंजूस होगा, जो इतनी सारी घड़ियों के साथ इतनी गंदी जगह में रहता है, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे डॉजर और अन्य लड़कों से इतना लगाव है कि उन पर काफी पैसा खर्च होता होगा। इसलिए उसने केवल सम्मानपूर्वक यहूदी की ओर देखा और पूछा कि क्या वह उठ सकता है। बिल्कुल मेरे प्यारे, बिल्कुल, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। रुको, दरवाजे के पास कोने में पानी का एक घड़ा रखा है। उसे यहाँ लाओ और मैं तुम्हें धोने के लिए एक कटोरा दूंगा, मेरे प्यारे। ओलिवर उठकर कमरे के दूसरी ओर गया और घड़ा उठाने के लिए थोड़ी देर झुका। जब उसने अपना सिर घुमाया तो बॉक्स गायब था। वह मुश्किल से खुद को धो पाया था और सब कुछ ठीक ठाक कर चुका था, जैसा कि यहूदी ने उसे खिड़की से बाहर पानी फेंकने के लिए कहा था। तभी डॉजर वापस आया, साथ में एक बहुत ही चंचल युवा मित्र था, जिसे ओलिवर ने पिछली रात धूम्रपान करते देखा था। अब उसका औपचारिक परिचय चार्ली बेट्स के रूप में ओलिवर से करवाया गया। चारों ने साथ में नाश्ता किया, जिसमें कॉफी, कुछ गर्म रोल और हैम था, जिसे डॉजर ने अपनी टोपी में लाकर रखा था। अच्छा, यहूदी ने ओलिवर की ओर चालाकी से देखते हुए और डॉजर से बात करते हुए कहा, उम्मीद है कि तुमने आज सुबह काम किया है, मेरे प्यारे। कड़ी मेहनत की, डॉजर ने जवाब दिया। लोहे जैसी, चार्ली बेट्स ने जोड़ा। अच्छे लड़के, यहूदी ने कहा। क्या लाए हो, डॉजर? 2 पॉकेट बुक, उस युवा सज्जन ने जवाब दिया। अंदर भरी हैं, यहूदी ने उत्सुकता से पूछा। काफी हद तक, डॉजर ने 2 पॉकेट बुक निकाली, एक हरी और दूसरी लाल। जितनी भारी हो सकती थीं, उतनी नहीं हैं, यहूदी ने अंदरूनी हिस्सों को ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन बहुत सुंदर और बढ़िया ढंग से बनाई गई हैं। बहुत ही कुशल कारीगर है ना, ओलिवर? बहुत ही कुशल, साहब, ओलिवर ने कहा।
इस पर श्री चार्ली बेट्स जोर से हंस पड़े, जिससे ओलिवर को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे कुछ भी हास्यजनक नहीं लगा। और तुम्हारे पास क्या है मेरे प्यारे? फेगिन ने चार्ली बेट्स से पूछा। रुमाल, मास्टर बेट्स ने जवाब दिया, और साथ ही 4 रुमाल निकाले। अच्छा, यहूदी ने रुमालों को ध्यान से देखते हुए कहा, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत। लेकिन तुमने इन्हें अच्छे से चिन्हित नहीं किया चार्ली, इसलिए निशान सुई से निकाल दिए जाएंगे और हम ओलिवर को सिखाएंगे कि इसे कैसे करना है। सिखाएंगे ओलिवर, है ना? हाँ हाँ हाँ, अगर आप चाहें तो सर, ओलिवर ने विनम्रता से कहा। तुम भी पॉकेट रुमाल बनाना सीखना चाहोगे, जैसे चार्ली बेट्स करता है ना मेरे प्यारे? यहूदी ने कहा। बहुत खुशी से, अगर आप मुझे सिखाएंगे सर, ओलिवर ने जवाब दिया। मास्टर बेट्स को इस जवाब में कुछ इतना मजेदार लगा कि वह जोर से हंस पड़ा, और हंसी उसके कॉफी पीने के साथ मिलकर उसके गले में अटक गई, जिससे वह लगभग दम घुटने की स्थिति में पहुंच गया। यह कितना भोला है, चार्ली ने कहा, जब वह ठीक हुआ, अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए। डॉजर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ओलिवर के बालों को उसकी आंखों के ऊपर से सहलाया और कहा कि वह जल्द ही समझ जाएगा। इस पर बूढ़े सज्जन ओलिवर के चेहरे का रंग चढ़ते हुए देखकर बात का रुख बदलते हुए पूछा कि क्या उस सुबह की फांसी के समय भीड़ थी। इससे ओलिवर और भी हैरान हुआ, क्योंकि दोनों लड़कों के जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि वे दोनों वहां मौजूद थे। और ओलिवर को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि वे इतनी मेहनत करने के बाद वहां कैसे जा सकते थे। जब नाश्ता खत्म हुआ तो बूढ़े सज्जन और दोनों लड़कों ने एक बहुत ही अजीब और असामान्य खेल खेला, जो इस प्रकार था। बूढ़े सज्जन ने अपनी पैंट की एक जेब में एक सूंघने का डिब्बा, दूसरी जेब में एक नोट केस और अपनी कमीज की जेब में एक घड़ी और गले में चेन डाल ली और अपनी शर्ट में नकली हीरे की पिन लगा ली। फिर उसने अपना कोट कसकर बटन किया, चश्मे का केस और रुमाल अपनी जेबों में डालकर हाथ में एक छड़ी लेकर कमरे में टहलने लगा, जैसे कोई बूढ़ा आदमी दिन के किसी भी समय सड़क पर चलता हो। कभी वह आग के पास रुकता तो कभी दरवाजे पर, और दिखाने के लिए कि वह दुकानों की खिड़कियों में घूर रहा है। ऐसे समय में वह बार बार चारों ओर देखता, जैसे उसे चोरों से डर हो, और अपनी जेबें थपथपाता, यह जांचने के लिए कि उसने कुछ खो दिया है या नहीं। यह सब इतने मजेदार और स्वाभाविक ढंग से करता कि ओलिवर हंसते हंसते आंसू बहाने लगा। इस दौरान दोनों लड़के उसके पीछे पीछे चलते, और जब भी वह मुड़ता, वे इतनी तेजी से उसकी नजरों से उझल हो जाते कि उनकी हरकतों को पकड़ पाना असंभव था। अंत में डॉजर कभी उसकी एड़ी पर पैर रखता या गलती से उसके जूते पर चढ़ जाता, जबकि चार्ली बेट्स पीछे से उससे टकरा जाता, और उसी पल में वे उससे सूंघने का डिब्बा, नोट केस, घड़ी, चेन, शर्ट पिन, रुमाल, यहाँ तक कि चश्मे का केस भी निकाल लेते। अगर बूढ़े आदमी को किसी भी जेब में हाथ लगने का एहसास होता तो वह चिल्लाता कि हाथ कहाँ है, और फिर से खेल शुरू हो जाता। जब यह खेल कई बार खेला गया तो 2 युवा महिलाएं इन सज्जनों से मिलने आईं, जिनमें से एक का नाम बेट था और दूसरी का नैन्सी। उनके बाल काफी थे, लेकिन बहुत सलीके से नहीं बनाए गए थे, और उनके जूते और मोजे भी काफी अस्तव्यस्त थे। वे शायद बहुत सुंदर नहीं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत रंगत थी और वे काफी स्वस्थ दिखती थीं। उनके तौर तरीके बहुत खुले और मिलनसार थे, जिससे ओलिवर को वे बहुत अच्छी लड़कियां लगीं, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे वास्तव में ऐसी ही थीं। ये आगंतुक काफी देर तक रुके। एक युवती के पेट में ठंडक की शिकायत के कारण शराब मंगाई गई, और बातचीत ने एक बहुत ही आनंदमय और मजेदार मोड़ ले लिया। अंततः चार्ली बेट्स ने अपनी राय व्यक्त की कि अब पैड द हूफ करने का समय आ गया है। ओलिवर को लगा कि इसका मतलब बाहर जाना होगा,
क्योंकि इसके तुरंत बाद डॉजर, चार्ली और दोनों युवतियां एक साथ बाहर चले गए और उन्हें दयालु बूढ़े यहूदी ने पैसे भी दिए थे। देखो मेरे प्यारे, फेगिन ने कहा, यह एक सुखद जीवन है ना? वे आज पूरे दिन बाहर रहेंगे। क्या उन्होंने काम पूरा कर लिया है? सर ओलिवर ने पूछा। हाँ, यहूदी ने कहा, जब तक वे बाहर रहते हुए अचानक किसी और काम में न पड़ जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे, इस पर भरोसा रखो। उन्हें अपना आदर्श बनाओ मेरे प्यारे। उन्हें अपना आदर्श बनाओ। उसने अपने शब्दों को और प्रभावी बनाने के लिए आग के फावड़े से चूल्हे पर थपथपाते हुए कहा, उनकी हर बात मानो और हर मामले में उनकी सलाह लो, खासकर डॉजर की। मेरे प्यारे, वह खुद एक महान आदमी बनेगा, और अगर तुमने उसका अनुसरण किया तो वह तुम्हें भी महान बनाएगा। क्या मेरा रूमाल मेरी जेब से बाहर लटका हुआ है? मेरे प्यारे, यहूदी ने अचानक रुककर पूछा। हाँ सर, ओलिवर ने कहा। देखो, क्या तुम इसे निकाल सकते हो बिना मुझे पता चले, जैसे तुमने देखा कि वे खेल के दौरान कर रहे थे? ओलिवर ने एक हाथ से जेब का निचला हिस्सा पकड़ा, जैसा कि उसने डॉजर को करते देखा था, और दूसरे हाथ से हल्के से रुमाल निकाल लिया। क्या वह निकल गया? यहूदी ने चिल्लाते हुए पूछा। यह रहा सर, ओलिवर ने उसे अपने हाथ में दिखाते हुए कहा। तुम बहुत होशियार लड़के हो मेरे प्यारे, मजाकिया बूढ़े सज्जन ने ओलिवर के सिर पर प्यार से थपथपाते हुए कहा। मैंने कभी इतना चतुर लड़का नहीं देखा। ये लो तुम्हारे लिए 1 शिलिंग। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम अपने समय के सबसे महान व्यक्ति बन जाओगे। अब यहाँ आओ और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि रुमाल से निशान कैसे हटाए जाते हैं। ओलिवर यह सोचकर हैरान था कि खेल खेल में बूढ़े सज्जन की जेब से चीजें निकालने का उसकी महान आदमी बनने की संभावनाओं से क्या संबंध है। लेकिन यह सोचकर कि यहूदी उससे उम्र में बहुत बड़ा है और उसे ज्यादा ज्ञान होगा, वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और जल्दी ही अपने नए अध्ययन में गहराई से जुड़ गया।